बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज इस टॉपिक के अंदर हम जौन से कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो है सबसे पहली जो चीज़ है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके हवाले से हम जो है पिछले हमारे जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी हम अपनी डिस्कशंस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम उन्हीं चीज़ों को अब दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके अंदर हम जितनी भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ये तमाम चीज़ें जो है हमारे एनालिसिस से मुतल्लिका हैं। हम अपनी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनके अंदर हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को, कौन से रूल्स को, कौन से प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी कौन सी हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो बेसिक जिनको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। फिर अप्रूवल और कैश अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्या है और उसका फिर हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट जो है ये एक हमारी मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है हमें। ये उसका एक स्नैपशॉट होता है बिजनेस के हवाले से। इससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। हमारे एसेट्स ने किस तरीके से वर्क किया और हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जा रहा है, ठीक है। हमारे बिजनेस की ग्रोथ जो है वो पहले की निस्बत जो है वो इंक्रीज हुई है या कि डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर हम एक स्नैपशॉट के अंदर हम जो है अपने बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को, पोजीशन को हम देख लेते हैं। चूंकि जो बैलेंस शीट होती है ये किसी भी बिजनेस की एक पूरी लाइफ के हवाले से एक पिक्चर होती है, एक समरी होती है। तो इसके अंदर हम शुरू से लेकर जो मौजूदा जो उसका सिनेरियो होता है उसमें हमें उसकी बिजनेस की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, ठीक है। आप उसको कंसेक्टिव जो ईयर्स हैं उनके साथ कंपेयर करके मुख्तलिफ चीज़ों के एनालिसिस कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन जो है वो इस टाइम पे क्या चल रही है, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो एक स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो होती है इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है इसको, अर्निंग स्टेटमेंट भी कह दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है। या स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम भी कह दिया जाता है। ये मुख्तलिफ इसके नाम हैं। ज़्यादातर जो इसका नाम जो यूज़ किया जाता है वो इनकम स्टेटमेंट के तौर पर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तौर पर इसको कह दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप जो हमारे जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो होते हैं या एनजीओज या जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो वहाँ पर इनकम स्टेटमेंट की बजाय वहाँ पर रसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो एक तरह से हमारा यहाँ पे जैसे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसी तरीके से वहाँ पर जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है रेवेन्यू की डिटेल होती है और एक्सपेंसेस की डिटेल होती है जो कि आपने पूरे साल में या किसी मखसूस पीरियड की जिसकी आप स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके अंदर जितना आपने रेवेन्यू कमाया, अर्न किया और जितने उसके अंगेज में एक्सपेंसेस आपने खर्च किए हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो स्टेटमेंट आती है वो है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी कह दिया जाता है। इसको आप कैपिटल अकाउंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो तो इसको हम कैपिटल अकाउंट बोल दिया जाता है। अगर इसको
जो है वो पार्टनरशिप हो या कंपनी की शक्ल हो, तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स के हवाले से जान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो हम जो है जो इनकम स्टेटमेंट्स में से हमारे पास आता है, उसको हम बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट या जो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो सरमाया होता है वहां पर उनको जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, लायबिलिटी साइड के ऊपर। अच्छा, फोर्थ नंबर पर एक स्टेटमेंट ऐसी बनाई जाती है जिसको आप कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन भी इसको कह दिया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसको कह देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश पोजीशन भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के इसके भी नाम हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये आपको बिजनेस के सोर्सेस और उसका जो यूजेस है कैश का वो हमें बताती है। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज जरा जहन में बिठा लें कि ये जो स्टेटमेंट होती है ये अगर तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो अप्रूवल बेस्ड सिस्टम हो, जो कि अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो अगर हमारा सिस्टम हो तो उसके अंदर तो फिर ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है। लेकिन अगर पहले से ही सिस्टम आपका कैश बेसिस सिस्टम हो तो फिर ये इसकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर तमाम पेमेंट्स जो होती हैं वो कैश में ही की जा रही होती हैं। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा सा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। इसमें से सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट जो मेजर जो हैं वो उनको हम ज़रा यहाँ पे देखेंगे। पहली जो चीज़ है वो है एक्सपेंस रिकग्नाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट्स, जो यू मस्ट आल्सो रिकग्नाइज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस व्हेन यू बिकम लायबल फॉर इट। ठीक है, नॉर्मली होता यही है कि जब आपने एक्सपेंसेस आपका इनकर हो जाता है, या यूं कह लें कि जब आप सर्विसेज रिसीव कर लेते हो या आप प्रॉपर्टी या उसके हवाले से जो चीज़ है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अगर हो जाती है, तो फिर हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एज ए एक्सपेंस के तौर पर लिख लेते हैं। इसको सादा लफ्ज़ों में अगर यूं समझ लें कि जब आप कोई सर्विसेज रेंडर कर देते हो या रिसीव कर उसको रेंडर करते हो, और या फिर प्रॉपर्टी कोई या गुड्स आप परचेज कर लेते हो, तो चाहे वो उधार के ऊपर खरीदी हो चाहे वो नकद खरीदी हो, तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसको उसके अंदर जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से। ठीक है, और इसके अंदर जो हम एस्टिमेशन की बेस जो होती है किसी भी एक्सपेंस की, एस्टिमेटेड बेस के ऊपर भी हम ले सकते हैं, प्रोविजनल बेस के ऊपर भी एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, जैसा कि आपका कोई बैड डेट्स वगैरह होते हैं या रिजर्व्स जो होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप जो है वो रिजर्व्स जो हैं या प्रोविजंस जो हैं वो मेंटेन करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एस्टिमेशन की बेस के ऊपर। तो ये तमाम इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ले लेते हैं, उनको रिकग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसके अंदर हम एस्टिमेटेड जो हमारी इनकम होती है वो नहीं हम कभी भी रिकॉर्ड करते। इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है कि जब रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाता है हमारी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, या जब हम उसको अर्न कर लेते हैं। ठीक है, अर्न मीन जब आपने कोई सर्विसेज रेंडर कर दी किसी को या गुड्स आपने सेल कर दी। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसकी जो उसके एंगेज में जो उसकी वैल्यू होती है, वर्थ होती है, उसको आप एज ए इनकम के तौर पर अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरे प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं वो क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वही रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि उस पीरियड के रेवेन्यू के साथ में मैच करते हैं। मसलन अगर आपने एक साल की इनकम ली है तो आपने उसी साल के खर्चे भी लेने हैं।
अगर आप इनकम 6 मंथ की ले रहे हैं तो खर्चे जो उन्हीं 6 मंथ से जो बिलोंग करते हैं वही आप 6 मंथ के रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप इनकम जो है वो 3 मंथ की लेंगे तो इन एक्सपेंसेस भी 3 मंथ के लेंगे, और उसके जो रिलीवेंट पीरियड है, रिलीवेंट जो उसका टाइम ड्यूरेशन है, उसके अंदर जो जो खर्चे आपने किए होते हैं वो आप एक्सपेंसेस जो किए होते हैं वही आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स जो है वो आप डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के जो अकाउंटिंग के जो एसेट्स हम जनरेट्स करते हैं उसके एंगेज में जो हमारा रेवेन्यू होता है वो हम उसको लिया जा सकता है, और उसके अंदर जो है आप कोई भी ऐसा खर्चा या कोई भी ऐसी इनकम नहीं लेते जो कि आपने उस पीरियड से बिलोंग ना कर रही हो। अक्रूवल के हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो उधार की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्रेडिट बेसिस जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैश बेसिस भी कर सकते हैं, और जो क्रेडिट बेसिस ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो एक्सपेंसेस या रेवेन्यू जो होते हैं उनको एक मैचिंग प्रिंसिपल के तहत जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और एक्सपेंसेस इज रिकग्नाइज्ड ओनली व्हेन कैश इज पेड। यानी कि जब आप रेवेन्यू जो है वो उस टाइम पे हम लिखेंगे अपने पास कि जब आप कैश रिसीव कर लोगे एक्चुअल फॉर्म के अंदर, जब आपकी कस्टडी में, पोजेशन में कैश आ जाएगा। और एक्सपेंसेस आप उस टाइम पे रिकॉर्ड करोगे कि जब आप जो है उसको एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में वो हैंड ओवर हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी उसकी, आप किसी को फिजिकल फॉर्म में दे दोगे। ठीक है, अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा अपनी स्टेटमेंट के ऊपर, जो आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग स्टेटमेंट, या इसको आप ऑपरेशनल स्टेटमेंट भी कह देते हैं, कंप्रिहेंसिव स्टेटमेंट भी कह दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल दिया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट भी कह दिया जाता है। ये क्या चीज़ होती है? ये कहता है कि शो हाउ मच रेवेन्यू an organization has earned over a certain time period, जो कि नॉर्मली 1 साल का होता है, as well as the expenses that were incurred in order to generate those revenues। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मली 1 साल का जो रेवेन्यू होता है वो आप लेते हो, और नॉर्मली आप जो उसी साल का जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपने खर्च किए होते हैं, वो आप लेते हो इसके अंदर। ठीक है, और उन तमाम एक्सपेंसेस को उस रेवेन्यू के अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जाता है, यानी कि उसमें से माइनस किया जाता है। ठीक है, इफ रेवेन्यू एक्सीड्स एक्सपेंसेस, अगर आपका रेवेन्यू, अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो, एक्सीड कर रही हो, तो फिर आपको क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट अपना इनकम आपको होगी। और अगर आपके खर्चे, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो वो नेट लॉस आपका शुमार होगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली एक फ्लो स्टेटमेंट होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैचिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है ना, इसके अंदर हम जो है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं, और जनरली हम इसको क्या करते हैं कि रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास इनकम आती है। ठीक है, इसकी जो इनकम होती है इसको हम राइट हैंड साइड पर नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसके अंदर हम पेमेंट या एक्सपेंसेस को लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ये एक बेसिकली एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। टेम्परेरी मीन क्योंकि ये विद इन आफ्टर 1 ईयर या जो एक मखसूस पीरियड इसका हमने रखा होता है, उसके बाद तमाम एक्सपेंसेस जो होते हैं या इनकम जो होती हैं वो एक दूसरे के एंगेज में सेट ऑफ हो जाती हैं, और जो उसका नट शेल निकलता है, यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होता है, वो आगे बैलेंस शीट के अंदर जो स्टेटमेंट होती है उसकी, बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है
या जो कैपिटल अकाउंट के अंदर मालकान का जो सरमाया होता है उसके अगेंस्ट में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है। सेल्स रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ठीक है। ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल फिगर भी बन जाती है। वो किस लिए होती है इसको समझा जाता है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के इन्वेंट्री के जो मेथड्स हैं वैल्यूएशन के या जो डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स होते हैं इससे हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होता है उसके अंदर तब्दीली आ जाती है। मसलन अगर आप फाइफो इस्तेमाल करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कुछ और निकलेगा, अगर लाइफो इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और निकलेगा, और अगर एवरेज कॉस्ट इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और निकलेगा। इसी तरीके से अगर डेप्रिसिएशन के ऊपर चले जाएं तो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन के साथ में कुछ और है, डबल डिक्लाइनिंग के साथ में कुछ और होगा, और एक्सीलरेटेड जो मेथड होता है उसके साथ में कुछ और आपका रिजल्ट आएंगे, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपका निकलेगा। ठीक है। हम ग्रॉस रेवेन्यू जो होता है हमारा यानी कि सेल्स में से जब हम एक्सपेंसेस जो होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस रेवेन्यू आता है। और ग्रॉस रेवेन्यू में से जब हम अपने एडमिन या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको जब हम माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास ऑपरेशनल रेवेन्यू निकलता है। ठीक है। इस ऑपरेशनल रेवेन्यू में से अदर एक्सपेंसेस को जब हम माइनस कर देते हैं और जो हमारी अदर इनकम होती है उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स हमारे पास निकलती है, EBIT। EBIT मीन अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स। अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स में से हम अपने फाइनेंशियल चार्जेस और इंटरेस्ट जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स निकलती है। और लीजिंग ट्रीटमेंट जो होता है इसके अंदर से जो है ना जब हम टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम निकलती है। और नेट इनकम में से जब हम अपना डिविडेंड माइनस करते हैं तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग निकलती है। डिविडेंड क्या चीज़ होती है जो कि कंपनी जितनी भी होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी जितनी भी होती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के अगेंस्ट में डिविडेंड हर साल अनाउंस करती हैं जो कि प्रॉफिट का एक पोर्शन होती है। वो उनके हर शेयर होल्डर को उसके मुताबिक जो है डिविडेंड जो अनाउंस किया जाता है वो डिविडेंड पे किया जाता है। और उसमें से कुछ पोर्शन जो होता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। रिटेन्ड मीन बचा लेना अपने पास। ठीक है। नेट इनकम जो होती है वो इज नॉट अ कैश, ये कैश नहीं होता ज़रूरी। इट कांट पे फॉर बिल्स, इसको आप बिल्स की पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है और ये इसको फर्दर जो आगे प्रोसेस करने के हवाले से यानी कि जो शेयर होल्डर्स के जो कह लें कि कैपिटल अकाउंट होते हैं उसके अंदर इसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। ये इसका एक फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जिसके अंदर सेल्स पहले ली जाती है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस किया जाता है उसमें से, तो फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है। उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और जितने भी होते हैं वो माइनस किए जाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर अदर एक्सपेंसेस इसी तरीके से जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं तो वो सारे हमारे पास उसका नेट इनकम निकल आती है के ऊपर। ठीक है। ये भी इसकी एक फॉर्मेट है इसका, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट इसी तरीके से और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, ये इसका फॉर्मेट है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। ये सारे इसके फॉर्मेट्स का है जिसके अंदर कुछ चीज़ें डिटेल के साथ हैं और कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको वो जो मैंने एक स्नैपशॉट की शक्ल में आपको प्रेजेंट किया। ठीक है। कंपनी के शुरू में जो है टाइटल इसके जो होता है वो हमने उसका कंपनी का नाम लिखना होता है। उसके बाद जो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं और जिस पीरियड की बन रही होती है वो पीरियड इसमें लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर हमने डिटेल के साथ एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया और इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है।
ये आगे जाकर इंशाल्लाह इनकी हम प्रैक्टिस को भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ में जो हमने इस इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए जिन रूल्स का को हम फॉलो करते हैं उनको भी हमने थोड़ा सा देखा। इसके अंदर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को देखा, अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को देखा, ठीक है। प्रिंसिपल जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हमने 3 प्रिंसिपल जो हैं उनको हमने डिस्कस किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स, अच्छा फिर इसके अंदर हमने जो हमारी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। पीछे भी हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर हमने उनको दोबारा रिव्यू किया। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट के जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से कर सकता है। अगले लेक्चर तक जो है मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।